हमारे संविधान में ना कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक पूरी लिस्ट है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो उसे अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। तो सवाल उठता है कि फिर इनका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नैतिक सुझाव है या कुछ और ये पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है जब पता चलता है कि ये कर्तव्य हमारे संविधान का मतलब ओरिजिनल हिस्सा थे ही नहीं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि अगर कोई कानूनी सजा नहीं है तो इन कर्तव्यों का वजूद क्यों है? इसका जवाब इनके इतिहास में छिपा है। देखिए, ये 1950 के मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 1976 मतलब इमरजेंसी का दौर? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस वक्त की सरकार का ये मानना था कि नागरिक अपने अधिकारों पर तो बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेदारियों को शायद भूल रहे हैं। अच्छा। तो इसी सोच के तहत स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। हाँ। और उन्हीं की सिफारिशों पर संविधान में एक नया हिस्सा भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। तो इसका सीधा संबंध उस दौर की राजनीति से है। लेकिन कई आलोचक ये भी कहते हैं कि ये कर्तव्य शायद नागरिकों को अनुशासित करने या उन पर ज्यादा नियंत्रण रखने के लिए लाए गए थे, उस माहौल को देखते हुए। इस बात में कितना दम है? देखिए, यह बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। आलोचकों का मानना है कि इमरजेंसी के दौरान जब नागरिक अधिकार सीमित थे, तब कर्तव्यों की बात करना सरकार को एक कह सकते हैं एक नैतिक आधार देता था। एक तरह से ये कहने का तरीका कि अधिकार बिना शर्त नहीं आते। हाँ, बिल्कुल वही। दूसरी तरफ जो समर्थक थे उनका कहना था कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि नागरिक सिर्फ अधिकार न मांगे, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। हाँ। उनका तर्क था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन मकसद एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना था। ये बात तो तय है। तो ये एक तरह का नैतिक और नागरिक दिशा निर्देश है। हाँ, पर जैसा आपने कहा इन्हें सीधे तौर पर अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, तो ये गैर न्यायिक या नॉन जस्टिसेबल होने का असल में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने आप में कानून नहीं है। जैसे अगर कोई मान लीजिए अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, तो आप सिर्फ इस आधार पर उस पर केस नहीं कर सकते कि उसने एक मौलिक कर्तव्य तोड़ा है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये कर्तव्य पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये कर्तव्य संविधान की व्याख्या करने में एक गाइड की भूमिका निभाते हैं। गाइड की भूमिका? वो कैसे? मतलब जब अदालत किसी कानून की वैधता की जांच कर रही होती है, तो वो ये देख सकती है कि क्या वो कानून इन मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप है। तो ये सीधे तौर पर सजा नहीं देते, लेकिन ये कानून बनाने और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को प्रभावित जरूर करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब असर अप्रत्यक्ष है, पर है जरूर। चलिए अब इन कर्तव्यों पर आते हैं। शुरुआत में 10 थे, फिर एक और जोड़ा, तो कुल 11 हो गए। अब इन 11 को याद रखना तो आसान नहीं है। हमारे स्रोत में एक आसान तरीका बताया गया है, एक न्यूमोनिक, एक याद रखने का फॉर्मूला। हाँ। और वो वाक्य है, रिस्पेक्ट ग्रेट सोल्जर्स हु हेल्प प्रिजर्व एनवायरनमेंट, साइंस, प्रॉपर्टी, एक्सीलेंस, एजुकेशन। चलिए इसी के जरिए इन्हें समझते हैं। पहले कुछ शब्द है, रिस्पेक्ट ग्रेट सोल्जर्स हु। ये सब राष्ट्र और राष्ट्रीयता से जुड़े हुए लग रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हें हम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कह सकते हैं। पहला, रिस्पेक्ट, इसका मतलब है संविधान, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये तो नागरिकता की पहली शर्त है। बिल्कुल। फिर है ग्रेट। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हमेशा याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं, बल्कि उन मूल्यों को जीने की बात है। फिर सोल्जर्स और हु एक साथ आते हैं। ये कहते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और जब भी देश को जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की नहीं, हम सब की है। हम सब की है। ये चारों मिलकर एक नागरिक की राष्ट्रीय पहचान की नींव रखते हैं। ठीक है, तो ये समूह देश के प्रति हमारे जुड़ाव को मजबूत करता है। अब अगले कुछ शब्दों को देखते हैं। हेल्प, प्रिजर्व, प्रॉपर्टी। ये तो सामाजिक जिम्मेदारियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना? हाँ, ये समाज के प्रति कर्तव्य है। ये हमें याद दिलाते कि हम अकेले नहीं, एक समाज का हिस्सा हैं।
हेल्प का मतलब है सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां इतने अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां हैं, ये कर्तव्य समाज को जोड़ने वाली गोंद की तरह है। सही बात है। और इसमें यह भी शामिल है कि हम महिलाओं का सम्मान करें और ऐसी किसी भी प्रथा को त्याग दें जो उनके गौरव के खिलाफ हो। बहुत जरूरी। और प्रिजर्व हमारी साझा विरासत यानी हमारी कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने की बात करता है। हमारे किले, हमारी कला, हमारे संगीत, हमारी भाषाएं, ये सब हमारी पहचान है। बिल्कुल। इन्हें सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। और प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। हाँ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अक्सर हम विरोध प्रदर्शनों में देखते हैं ना कि बसों और ट्रेनों को जला दिया जाता है। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि वो बस या ट्रेन भी हमारी ही संपत्ति है। हम अपने घर की दीवार पर तो कुछ नहीं लिखते हैं ना, तो ये सार्वजनिक स्थान भी हमारे घर का ही हिस्सा है। वो घर की दीवार वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। ये बात सीधे समझ आती है। अब इस निमोनिक के आखिरी हिस्से पर आते हैं, एनवायरमेंट, साइंस, एक्सीलेंस। ये व्यक्तिगत विकास और एक प्रोग्रेसिव सोच से जुड़े लगते हैं। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत और प्रगतिशील कर्तव्य है। ये नागरिक को भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। एनवायरमेंट तो साफ है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। जंगल, नदियां, वन्य जीव, ये सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। फिर आता है साइंस। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना को विकसित करना। वैज्ञानिक सोच, इसका मतलब क्या सिर्फ लैब तक सीमित है? नहीं, इसका मतलब है कि नागरिक के तौर पर हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय सवाल पूछें, तर्क करें, सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाएं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में जब फेक न्यूज इतनी बड़ी चुनौती है, तो ये कर्तव्य और भी जरूरी हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत प्रासंगिक है। और आखिर में एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता। मतलब हम जो भी काम करें, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसे बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें ताकि देश लगातार आगे बढ़े। और अब वो आखिरी कर्तव्य जो इस निमोनिक में भी आखिर में है, एजुकेशन। इसे बाद में जोड़ा गया था और इसको लेकर एक दिलचस्प बात भी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार भी है। तो यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। शिक्षा एक अधिकार भी है और एक कर्तव्य भी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। नहीं, ये विरोधाभासी नहीं बल्कि पूरक हैं। और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। इसे ऐसे समझिए, अनुच्छेद 21 के A के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का हक है। ठीक है, ये तो अधिकार हुआ। हाँ, और ये हक देना राज्य यानी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार स्कूल बनाएगी, टीचर रखेगी, सारी सुविधाएं देगी। दूसरी तरफ अनुच्छेद 51 के A में शिक्षा एक मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, उसे स्कूल भेजें। ओ, तो एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी है अधिकार देने की, और दूसरी तरफ माता पिता की जिम्मेदारी है उस अधिकार का इस्तेमाल सुनिश्चित करने की। मतलब सरकार स्कूल खोल दे, लेकिन अगर माँ बाप बच्चे को भेजे ही नहीं तो वो अधिकार अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल सही। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार और कर्तव्य यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि एक सफल समाज के लिए दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। राज्य अपना काम करेगा, लेकिन उसकी सफलता नागरिकों के अपने कर्तव्य निभाने पर निर्भर करती है। और ये 11वां कर्तव्य, जिसे 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया, इसी संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये वाकई बहुत स्पष्ट हो गया। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि मौलिक कर्तव्य संविधान का मूल हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौर में जोड़ा गया था। हाँ, जिसने इन्हें हमेशा के लिए एक खास राजनीतिक संदर्भ दे दिया। बिल्कुल। और दूसरी बात, इनका मकसद नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना था, ताकि एक संतुलित और जिम्मेदार समाज बन सके। और तीसरा कि ये कानूनी तौर पर सीधे लागू नहीं होते, ये गैर न्यायिक है, लेकिन ये पूरी तरह बेअसर भी नहीं है। ये कानून की व्याख्या करने में अदालतों का मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, और एक नैतिक दिशा दिखाते हैं। और आखिर में इन 11 कर्तव्यों को हम उस निमोनिक से आसानी से याद रख सकते हैं। रिस्पेक्ट, ग्रेट सोल्जर्स हु हेल्प प्रिजर्व एनवायरनमेंट, साइंस, प्रॉपर्टी, एक्सीलेंस, एजुकेशन।
जो इन्हें राष्ट्र, समाज और व्यक्तिगत प्रगति के नजरिए से समझने में हमारी मदद करता है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज के दौर में जब व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर इतना जोर है और समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, तो क्या इन मौलिक कर्तव्यों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम नहीं हो गई है? क्या ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे कुछ शब्द हैं, या ये वो धागा हो सकते हैं जो एक इतने विविध देश को एक राष्ट्र के रूप में बांधकर रख सकते हैं? शायद इनकी असली ताकत अदालत के फैसलों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे आपसी व्यवहार में छुपी है।